हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। काफ़ी लेंदी है ये चैप्टर बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है, बट आप पेशेंस मेंटेन रखेंगे। इंडिविजुअल टॉपिक्स को आपको जैसे शेयर किया जा रहा है आप उसको उस हिसाब से कवर करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे एंड विद इन 24 आवर्स में क्विक रिवीजन करेंगे। आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है डिपार्टमेंटेशन, उसके बेसिस क्या है, क्या हो सकते हैं उसके फीचर्स एंड एडवांटेज, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के एंड में हम आपको जो है शेयर कर देंगे स्क्रीन, बिकॉज जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी इश्यूज हैं रिगार्डिंग द बुक्स, इसीलिए हम स्क्रीन आपको डिस्कशन करने के बाद शेयर करेंगे। दो इफ़ स्टूडेंट्स वांट कि आप पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हार्ड कॉपी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों मोड में जो है आपको अवेलेबल है। पीडीएफ काफ़ी कॉस्ट बेनिफिशियल हो जाता है जिन स्टूडेंट को कॉस्ट सेविंग पे जाना है, तो आप उसके लिए पीडीएफ को रेफ़र कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी आपको प्रिंटेबल मटेरियल मिलेगा जो कि बिट एक्सपेंसिव होगा। तो इसके और भी बहुत सारे प्रॉन्स कॉन्स हैं। पीडीएफ मटेरियल में आपको न्यूज़ अमेंडमेंट्स वगैरह तुरंत इंक्लूड मिल जाएगा, रिवाइज्ड मटेरियल एवरी टाइम जब आप रिवीजन दे रहे होगे, और ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी आपके जो है हार्ड कॉपी में। और भी बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट हैं, सो उसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे टीम से कि आपको जो सूटेबल मीन्स हो आप उसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में आप समझेंगे डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। डिपार्टमेंट बहुत ही पहले ले लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको आपको लास्ट में स्क्रीन से कनेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट क्या होता है, आपने अभी तक ये समझा कि जैसे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म्ड होती हैं। तो जब सारी वर्क को, इतने सारे बर्ड्स ऑफ वर्क को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर वर्क एरियाज में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस टीम, एग्जाम्पल के तौर में फाइनेंस टीम होती है, एचआर टीम होती है, ठीक है। सो आप कभी अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या आप कोई कोर्स भी आपने जब किया होगा, तो आप एक एक्सपर्टाइज आपकी नॉलेज के बेस में, आपके टैलेंट के बेसिस में आप ग्रुप को डिवाइड करते हैं कि जो जिसमें एक्सपर्टाइज्ड हो, ठीक। फिर उसके बाद उनको यूनाइट कर देते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज वाइज आपने वर्क स्मॉलर यूनिट्स में उनको डिवाइड किया, फिर उनको रीग्रुप कर दिया, वापस से उनको एक यूनाइट ग्रुप किया, ठीक है। एक बिगर डिपार्टमेंट, एक बिगर यूनिट बनाया, उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन में आपको फीचर्स जो हैं, लोगों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंटेशन कई तरीके से किया जाता है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और डिपार्टमेंटेशन क्या होता है कि आपने पहले जो वर्क है उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया, उनके फीचर्स के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया, फिर उनको रीग्रुप कर दिया, ठीक है। जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आपने रीग्रुप किया इनटू द बिगर यूनिट्स, और उसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट में कोई हेड होता है, हर एक डिपार्टमेंट को कोई हेड टेक केयर करता है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में डिपार्टमेंट हेड हेड भी बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है उस पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो डिवाइड होता है डिपार्टमेंट वाइज अकॉर्डिंग टू दी जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। सो जो पीपल हैं, जो एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है, वो अपनी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो उस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पे सर्व होगी, जो कि अल्टीमेटली कनेक्टेड होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे सामने कई ऑथर्स ने भी अपनी डिफिनीशंस दी हैं, हम आपको कुछ और ऑथर्स की डिस्कस करेंगे, उसको स्क्रीन में भी शेयर कर देंगे एट एंड डोंट वरी। और डिफिनीशन मेमोराइज करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, आप कर लेंगे तो वैल्यू एडिशन ही होगा, बट अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है। कई बार आपके एग्जाम्स में बहुत ही डिटेल आंसर राइटिंग आती है, थोड़ा सा ट्रिकी आंसर राइटिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लें ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफिनीशन, ठीक है। तो एक डिफिनेशन दी थी कनॉट्स ओडोनल ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि अ डिपार्टमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एरिया, वो एक अलग सी एरिया है, एक डिस्टिंक्ट एरिया है, एक डिवीजन है, एक ब्रांच है, ठीक है। क्या बोला था, डिपार्टमेंट एक डिस्टिंक्ट एरिया है, एक डिवीजन है और एक ब्रांच है, किसका, एंटरप्राइज का, ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, ठीक है। ओवर विच
अ मैनेजर हैज अ अथॉरिटी, जो हेड होता है उस मैनेजर की एक अथॉरिटी उसको दी हुई है, उसको वो पावर दे दिया गया उसको मैनेज करने के लिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, जैसे फाइनेंस है आपका, आपका एचआर टीम है, आपका सेल्स टीम है। ठीक है, तो उसका जो मैनेजर है उसको ये पूरी अथॉरिटी दे दी गई है कि आप जो परफॉर्मेंस करेंगे अपने पूरे डिपार्टमेंट को आप देखेंगे और उस स्पेसिफाइड एक्टिविटीज को आपको पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप उसे अच्छे से कंडक्ट कराएं। ठीक है, तो ये थी डिफिनीशन कनॉट्स ओडोनल की, इसको हम लिंक करेंगे आपको लास्ट में जो पीडीएफ का डिस्क्लोजर देंगे उसमें आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वरीड नहीं होंगे कि मैम डिफिनीशन कहाँ से देखें। ठीक है, नेक्स्ट जो एक डिफिनीशन हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे वो है लुइस एलन की। ठीक है, लुइस एलन क्या बोलते हैं, डिविजनलाइजेशन का उन्होंने मीनिंग बताया है। उन्होंने बोला कि चाहे आप डिपार्टमेंटेशन बोलो या डिवीजन बोलो, एक कोई ब्रांच बोलो। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि डिवाइडिंग द लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शनल, मोनो यानी एक जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इनटू स्मॉलर फ्लैक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्यों बोला उन्होंने स्मॉलर फ्लैक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर जाए। ठीक है, फ्लैक्सिबल इसलिए क्योंकि आप उसमें अथॉरिटी देते हो मैनेजर को, और मैनेजर में फ्लैक्सिबिलिटी आपने नहीं दी सो मैनेजर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। और अगर रिक्वायरमेंट होती है, सपोज कुछ एरियाज जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज मांगती है फोकस करने के लिए, तो उनकी सेपरेट आपने डिविजन बना लिया, सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया। ठीक है, तो these are the smaller flexible units, ठीक है, which is called as a departmentation according to Lewis Allen। ठीक है, सो ये दो बेसिक डेफिनेशन है, ये इसीलिए आपके साथ शेयर किए कि अगर डिटेल आंसर राइटिंग आए तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे डॉट को। तो आपने समझा डिपार्टमेंट क्या होता है, एक जो वर्क है उसको डिवाइड किया। ठीक है, और उसके बाद सिमिलर एक्टिविटीज के टाइप आप जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको यूनाइट कर लिया इनटू द बिग डिपार्टमेंट, इनटू द बिग यूनिट। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, यस स्पेशलाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज का, आपको एक्टिविटीज की स्पेशलाइजेशन क्रिएट करनी है ताकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। लाइक फाइनेंस टीम में सारे लोग हैं तो वो क्या करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड सारे वर्क करेंगे, तो वो क्या होगा, एक्सपर्टाइज होगा, रिपीटेशन ऑफ द जॉब होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो एक्सपर्टाइज आएगी, परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखी जाएंगी। सेम विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और द एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, और क्या होगा, जब भी सारे लोग एक ही तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो क्या होगा, टास्क का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाना है, क्योंकि वर्केबल स्पैन होता है, बहुत छोटा स्पैन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है, आपस में कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है एक्टिविटीज़ के बीच में। ठीक है, तो अब आपने ये मीनिंग समझ ली कि डिपार्टमेंटेशन होता क्या है। अब आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्या इसके एडवांटेज होंगे। इसके एडवांटेज आप खुद ही आइडेंटिफाई करोगे, ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ कि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, कंट्रोल अच्छा होगा, क्रिएटिविटी भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि सेम टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म हो रहे हैं विद इन सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनेगा परफॉर्मेंस का और इजिली ट्रैकिंग होगी, उसका इजिली इवेल्युएशन पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से देख दी जाएगी, अथॉरिटी दी हुई है सबको, तो अकाउंटेबिलिटी भी चेक करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा विद इन दी सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस आपको क्या लगता है, कई बार क्या होता है कि आपने जो डिपार्टमेंट बनाया वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, आपस के कोऑर्डिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट दिखती है, और एक्टिविटीज़ भी कई बार डिफिकल्ट हो जाती है कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इश्यूज राइज हो जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है, और कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, और कई बार जो है ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है तो ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है, क्योंकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं विद द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमने ये देखा कि डिपार्टमेंटेशन में एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हैं और सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि जो एक्टिविटीज को अगर हम असाइन करते हैं उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें स्पेशलाइजेशन अचीव करनी है। ठीक है, तो वर्क को ऐसे डिवाइड करना है, वर्क के एक्टिविटीज को ऐसे डिवाइड करना है डिपार्टमेंट में कि हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। ठीक, दूसरा क्या, एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड करनी है।
ठीक है, ताकि इफेक्टिव कंट्रोल भी पॉसिबल हो, ये नहीं कि कंट्रोल ही हाथ से चला जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्टिविटीज को ऐसे ग्रुप्ड करना है, इस तरीके से ग्रुप्ड करना है कि कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, जैसे कंट्रोल डिफिकल्ट ना हो वैसे कोऑर्डिनेशन भी डिफिकल्ट ना हो बिटवीन दी एक्टिविटीज। ठीक है, और क्या, कुछ ज्यादा एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी मेन फोकस चाहती हैं, जो बहुत ज्यादा आपका फोकस अटेंशन मांगती है, उनको सेपरेट डिवीजन में रखना ही एडवाइजेबल होता है, ताकि उन पे जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा सके। ठीक है, और क्या है, लोकल जो कंडीशंस हैं, ठीक है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनफॉर्मल फॉर्मल रिलेशनशिप क्या स्टैब्लिश हो रहा है पीपल के बीच में, पीपल के एटीट्यूड क्या है, उस हिसाब से एक्टिविटीज का डेलीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ब्रीफ हमने समझा कि क्या है डिपार्टमेंटेशन, क्या हमने समझा उसके ऑब्जेक्टिव्स, इससे आप आइडेंटिफाई उसके फीचर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये भी समझा क्या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए एक्टिविटीज को असाइन करने से पहले इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब डिपार्टमेंट भी कई तरीके से बन सकते हैं, उसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं कि इस बेस पे डिपार्टमेंट बन सकता है। पहला, फंक्शन के बेसिस पे कि भाई आप कौन सा फंक्शन करवाना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या टारगेट उसने रखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट जो क्रिएट होंगे वो फंक्शन के बेसिस में होंगे, यानी कि एचआर रखना है, फाइनेंस रखना है या सेल्स रखना है, ये जो सारी चीजें क्रिएट होंगी, ये जो बेसिस बनेंगे ये फंक्शंस के जो है बेसिस पे बनता है। ठीक, फंक्शंस के अलावा प्रोडक्ट बेसिस भी डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट के एक्सपेंशन की प्लान की, आपने यानी आपके बिजनेस ने प्रोडक्ट एक्सपेंशन की प्लान की, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की प्लान की, आपका उसका प्लान है, तो आप क्या है प्रोडक्ट और सर्विसेज वाइज भी डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, उसके बेसिस पे भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप फोकस देख सकते हैं वो है टेरिटरी वाइज। ठीक है, टेरिटरी वाइज मीन्स एरिया वाइज, कौन सी एरिया में आपने डिपार्टमेंट सेट करने हैं। ठीक है, तो कई बार बहुत ज्यादा जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ही बहुत होलिस्टिक सर्विस देती, फॉर एग्जांपल आपके नॉलेज में बहुत ही इजी एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम, तो वो डिपार्टमेंट क्या है, सेंटर्स क्या है, हर सिटीज में हर जोग्राफिकली एरियाज में उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये डिपार्टमेंटेशन कैसा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी हुआ। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फंक्शन के बेसिस में हो सकती है, ठीक, फिर हमने देखा प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकती है, फिर हमने देखा टेरिटरी बेसिस पे हो सकती है। ठीक, आप कस्टमर बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब आप कैसे सोचेंगे, कस्टमर भाई होलसेलर रिटेलर एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट बेसिस में आपने डिपार्टमेंट सेट करना है, तो आपने जो है एक्सपोर्ट एरियाज के यानी एयरपोर्ट के पास हो गया, अगर आपने शिपिंग लेनी है, ठीक है, तो आपको कस्टम एरियाज के पास, है ना, क्योंकि जहाँ पे उनका वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है, ठीक है, तो आपने वहां पे ब्रांचेस सेटअप कर लिए। और अगर आपने होलसेल किया तो कुछ आधे एरियाज, जैसे आप बिग सिटीज में चले जाए, फॉर एग्जांपल मुंबई है, दिल्ली है, या ऐसे बिग मेट्रो सिटीज में चले जाएंगे, तो आपने देखेगा कि कुछ हद मार्केट एकदम फिक्स्ड है कि ये होलसेल मार्केट है। ठीक है, तो कस्टमर वाइज भी आपका जो है एज अ बेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन पॉसिबल है। उसके बाद प्रोसेस वाइज, यस प्रोसेस वाइज भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, तो ऑयल के कई स्टेजेस होते हैं। आपके लिए ये होमवर्क, आप सोचिए कि कैसे ऑयल जो है हमारा, हर तरीके का ऑयल हमें मिलता है, एज अ पेट्रोल मिलता है, एज अ क्रूड ऑयल मिलता है, एज अ केरोसिन मिलता है ना, तो उस बेसिस पे भी ब्रांचेस बनना पॉसिबल है। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस भी जो है डिपार्टमेंटेशन पॉसिबल है। अब और कौन से मैथड हो सकते हैं, और आपका एक होता है मैथड टाइम रिलेटेड। टाइम रिलेटेड के जैसे बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई घंटों पे काम परफॉर्मेंस होती रहती है, और उनका जो वर्क है वो डिवाइडेड है शिफ्ट्स में। ठीक है, तो कई बार आपने सुना होगा भाई इतने शिफ्ट्स में काम होती है, और आप किस शिफ्ट में परफॉर्म करते हो। हर पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटीज है कि वो इस शिफ्ट में एक्सपर्ट होता है करने के लिए, कुछ की मजबूरी होती है बट दे प्रिफर टू डू इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। तो शिफ्ट वाइज भी डिपार्टमेंटेशन पॉसिबल है, और जो शिफ्ट वाइज भी डिपार्टमेंटेशन पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर टाइम में कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उस बेसिस पे आप जो है पीपल को रखते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रखते हैं। ठीक है, अब टाइम के बाद नेक्स्ट जो हम बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट देख सकते हैं वो है अल्फा न्यूमेरिक डिपार्टमेंटेशंस। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स पीपल वाइज, कि आपने अल्फाबेटिकली किसी को कि नंबर ऑफ पर्सन्स को, या आपके क्लास में होता था ना कि भाई रोल नंबर आपको दिए हुए हैं तो उस बेसिस पे एक ग्रुप बना लिया, जो 1 to 10 का एक ग्रुप हो गया, 11 to 20 का एक ग्रुप हो गया, है ना, ऐसे। तो या तो अल्फाबेट वाइज या न्यूमेरिकल वाइज भी डिपार्टमेंटेशन पॉसिबल है, ताकि जो सुपरविजन है एक ही
पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में उतने लोगों की कंप्लीटली सुपरविजन है। बट यहाँ पे कैच ये है कि यहाँ पे एक्टिविटीज मल्टीपल हो जाती है, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंटेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, वो नंबर के बेसिस पे हुआ है, वो अल्फाबेट्स के बेसिस पे हुआ है। तो एक ही पर्सन कई तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, उसके अंदर कई तरीके के स्पेशलाइजेशन देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर में अगर हम देखें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, तो अगर आपने मिलिट्री के बारे में नहीं जाना होगा तो आप अपने क्लासरूम के एग्जाम्पल को भी देख लेंगे कि कैसे रोल नंबर वाइज होते हैं। तो हर में अलग अलग क्वालिटीज होती है, कुछ पॉजिटिव, कुछ बहुत ही एडवांस लेवल स्टूडेंट होते हैं, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई कॉमर्स में अच्छा होता है, ठीक है, कोई किसी और सब्जेक्ट में, कोई इसमें इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है। तो अल्फा वाइड और न्यूमेरिकल नंबर वाइज आपने ग्रुपिंग बना ली, तो वहां पे जो सुपरविजन होता है वो एक्टिविटी वाइज नहीं होता, वो पर्सन वाइज होता है, वो नंबर वाइज होता है, या अल्फाबेटिकल वाइज होता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन हम कई तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं एक्टिविटीज और पीपल्स को, और फिर उनको यूनाइट करते हैं इनटू द बिगर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो हमने कई तरीके के बेसिस देखे ऑफ द डिपार्टमेंटेशन कि हम कैसे कर सकते हैं। फंक्शन बेसिस पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं हमने फंक्शन, प्रोडक्ट, टेरिटरी एंड टाइम, कस्टमर्स, प्रोसेस एंड अल्फान्यूमेरिक, ऐसे कई तरीकों से हमने जो है डिस्कस किया कि डिपार्टमेंटेशन कैसे की जा सकती है। तो आई होप आज इस सेशन में आपको कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं मैं डिस्कस करूंगी स्क्रीन शेयर करने के बाद, और आपको डिस्कस करूंगी कि आपको मेमोराइज अब कैसे करना है। कॉन्सेप्ट समझना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी आंसर राइटिंग के लिए मेमोराइजेशन इक्विवेलेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम, आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम को लिख रहे हो उस पर्टिकुलर पेपर, भाई आप अगर एचआर के पेपर को लिखते हो तो एचआर के ही वर्ड्स होने चाहिए, ओटी के पेपर को लिखते हो तो ओटी के वर्ड्स होने चाहिए, फाइनेंस यानी अकाउंट्स के पेपर में अकाउंट्स के वर्ड होने चाहिए। ठीक है, सो आपको एग्जाम क्वालिफाई पे फोकस करना है, तो उसके लिए मेमोराइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपको कनेक्ट करूंगी और आपको शेयर करूंगी कि आपको जो है कैसे तरीके के क्वेश्चन उठ सकते हैं इसमें। ठीक है, और आपको कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद हम आपको जो है डिस्कस करेंगे मेमोराइजेशन कैसे करनी है। ठीक है, सो हियर इज द स्क्रीन। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसको रीड कर सकते हैं, डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, ये मैंने जो डिफिनीशंस आपके साथ डिस्कस की थी कनॉट्स, ओडोनल एंड लुइस एलन की है। और भी कई डिफिनीशन हो सकती हैं, बट व्हाट वी फाउंड इज वी शेयर्ड दैट मच ओनली। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये सारे जो कंटेंट्स हैं आपके पास, ये रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग है, सो यू कैन वाइडली यूज इट। क्या इतने ही लिमिटेड होते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता है। आप अपनी क्रिएटिविटी जितनी इन्वॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, ठीक है, आप जितना अपना टैलेंट इसमें इन्वॉल्व करते हैं और जितना रिसर्च पेपर के थ्रू आता है, जो वाइड स्प्रेड रिसर्च होता है, जो अप्रूव्ड रिसर्च पेपर होता है, वो पब्लिक के पास आ जाता है, पब्लिक डोमेन्स पे आ जाता है। ठीक है, और यू कैन राइट योर ओन क्रिएटिविटी ऑल्सो, दैट ऑल आर वेलकम। ठीक है, ठीक है, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग असाइनिंग ऑफ एक्टिविटी, वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, और इसको आप जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन है, ये सारे जो बेस हमने आपको बताया कि क्या बेस रख करके हम डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास होगा बेसिस ऑफ, वेरियस बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, फंक्शन वाइज हो गया, प्रोडक्ट वाइज हो गया, आप और भी अच्छे एग्जांपल्स को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, टेरिटरी, कस्टमर्स एंड प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है टाइम एंड अल्फान्यूमेरिक। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो है वीडियो के उसमें इश्यूज आते हैं, तो आप पीडीएफ के लिए या हार्ड कॉपी जो भी आपको जो फिजिबल लगे आप उसके लिए रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन तो इसमें या तो आपको बेसिस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडवांटेज हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं, सॉरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स पूछ लिए, है ना, और कैसे एक्टिविटीज को असाइन करते हैं। ठीक है, या डिफिनीशन दे दी, या किसी भी ऑथर के वर्डिक्ट्स दे दी, लाइक लुइस ओनल है, कनॉट्स ओडोनल है, लुइस एलन है, या और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनकी डिफिनीशंस दे दी,
और आपको बोल दिया कि आप इसको एक्सप्लेन करें, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आपको बोला कि इसके फीचर्स बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए। तो कॉन्सेप्ट का कमांड होना, अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया और सपोज आप उसको अच्छा ज़्यादा रिवीजन नहीं दे पाए या आपको रिवीजन देने का मौका नहीं मिला, तो कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू, इस सेशन के थ्रू सुनने के बाद सबके माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ विद इन 24 आवर्स में हर हालत में आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि आप जो कल पे टालते हैं वो कल कभी नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट में भी आप जब सारे सब्जेक्ट कंपाइल करके रिवीजन का सोचते हैं तो भी आपको मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विद इन 24 आवर्स में एटलीस्ट एक रिवीजन, और वीडियो को बिल्कुल स्पीड में कर करके अपना क्विक रिवीजन कंप्लीट कर लो, ठीक। कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गया ना, तो एग्जाम में अगर सपोज टू बी इन द वर्स्ट केस आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो आपने जो सुना था वो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, आप उसको लिख पाओगे। अब अगर आपने टाइम स्पेंड निकाला, तो मैंने रिवीजन के लिए आपको मेथड्स बताए हुए हैं कि आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको कैसे मेमोराइजेशन करना चाहिए। तो जैसे आपके मैंने आपको बेसिस बता दिए, तो बेसिस को आपने सुन लिया, अब आपको कॉन्सेप्ट माइंड में परमानेंटली सेटल हो चुका होगा। आपने क्या करना है, अपनी रिविजनरी नोटबुक बनानी है और ब्रॉड हेड्स को लिख लेना है, और जब भी सेकेंड फर्स्ट आज आपने कवर किया, उसके बाद आपने फर्स्ट रिवीजन भी दिया होगा, जो कि आपके 1 मंथ के एंड के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप थर्ड टाइम उठाओगे, तो आपने कुछ नहीं करना है, वो जो ब्रॉड हेड्स हैं वो आपके माइंड में रहने चाहिए, और अंदर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेटल हो चुका होगा। और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, ताकि आपकी एक्सपर्टाइज जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग इक्वलेंट टू मेमोराइजेशन एंड इक्वलेंट टू प्रैक्टिस। आपने अगर लिखना सीख लिया अच्छे से, जो आपने समझा है उसे लिखने भी आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते आंसर राइटिंग में, तो वहाँ पे उनकी जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उस पे भी बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली वर्क करेंगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी सपोर्टिव रहा हो एंड यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी रहता है, यू आर मोस्ट वेलकम to ask in a comment section. If you don't want to ask in a comment section, आप टीम से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू, और अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो मोटो है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल थॉरो अंडरस्टैंड होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग के बाद जो बेसिक मेमोराइजेशन की चीज़ें हैं, बस उसको फोकस करना है और अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना है विद योर आंसर राइटिंग, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।